नमस्कार, एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 बायोलॉजी के दूसरे अध्याय को प्रारंभ कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने पुष्पी पादपों के जो लैंगिक अंग हैं, जो पुष्प में लगते हैं, उनके बारे में प्रारंभिक अध्ययन किया था। पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पुष्प के नर जननांग और उससे संबंधित विभिन्न जो संरचनाएं हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। निषेचन से पहले क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं नर जनन संरचनाओं में, उनका अध्ययन करेंगे। तो जो नर जननांग है उसका नाम हमने पिछले वीडियो में और पहले भी आप लोगों ने जानकारी आप लोगों में है ही, उसको हम लोग स्टामेन बोलते हैं, एक इकाई उसकी, और उसके समूह के लिए नाम आता है पुमंग या एंड्रोसियम। हिंदी में पुंकेसर, अंग्रेजी में स्टामेन। इसी के लिए एक दूसरा शब्द भी प्रचलित है, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल। ठीक है, हिंदी में यदि हम कहें तो ये लघु बीजाणुपर्ण है। अब इसकी संरचना देखते हैं हम लोग कि कैसे होगी। ये एक प्रारूपिक पुंकेसर या स्टामेन की संरचना है। ये इसके दो भाग होते हैं, एक वृंतनुमा डंठलनुमा संरचना जो इसको पुष्पासन से, और कुछ पादपों में जैसे आपने 11वीं में सोलेनेसी फैमिली के बारे में अध्ययन किया है, तो सोलेनेसी फैमिली में ये दलों से जुड़े रहते हैं, पेटल से जुड़े रहते हैं, तभी उसके फ्लोरल फार्मूला में ऐसे आता है। इस प्रकार से ऊपर एरो लगाया हुआ रहता है ना, एक आर्क। इसका मतलब ये दल लग्न पुंकेसर थे उसमें। और ऐसे ही आपने लिलिएसी फैमिली के बारे में भी पढ़ा है। लिलिएसी में इसका आपने देखा है परिदल से लग्न होते हैं, तो ये कहीं से भी जुड़ा हो सकता है। ज़्यादातर में ये पुष्पासन से जुड़ा रहता है। इसका अंतिम भाग फूला हुआ होता है, उसके लिए अंग्रेजी में नाम है एंथर, और हिंदी में इसके लिए बोलते हैं परागकोश। हिंदी में इसके लिए नाम है परागकोश। ठीक है। अब इस एंथर का यदि हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन देखें, अनुप्रस्थ काट देखें, टीएस देखें, तो ये ऊपर से ऐसे दिखाई देगा, अनुप्रस्थ काट। इस परागकोश जो होते हैं वो अधिकांश पादपों में जो परागकोश होते हैं वो उनमें दो पालियां पाई जाती है, बाइलोब्ड होता है। ये दो पालियां होती है। अंग्रेजी में इसके लिए कहेंगे बाइलोब्ड, और हिंदी में कहेंगे द्विपालित। बाइलोब्ड होते हैं, दो पालियां, और दोनों पालियों के बीच में प्राय एक गहरी खांच होती है जो इन दोनों पालियों को अलग करती है। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, दो चैम्बर्स होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि परागकोश डाइथिकस होता है। ठीक है, दो चैम्बर, एक पाली में दो चैम्बर, इसलिए दो पालियां जो है बाइलोब्ड है, इसलिए इनमें कुल चैम्बर्स की संख्या, कुल कोष्ठों की संख्या हो गई 4। ये एक, ये दो एक पाली में, और दो इधर दिख रहे हैं। इन चैम्बर्स में ही, इन कोष्ठों में ही लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, सिंगुलर यदि हम कहें तो माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानियाँ, और उनके अंदर परागकण भरे रहते हैं। इन लघु बीजाणु धानियों के लिए दूसरा नाम क्या है? पोलेन सैक्स। पोलेन सैक्स। ठीक है, लघु बीजाणु धानी। हिंदी में इसके लिए बोल देते हैं, पोलेन सैक्स के लिए हिंदी में नाम आ जाता है परागपुट। हिंदी में बोल देते हैं परागपुट, अंग्रेजी में बोल दिया पोलेन सैक, और दूसरा नाम हो गया इसका माइक्रोस्पोरेंजियम, एक वचन में। हिंदी में कहें तो लघु बीजाणु दानी। ठीक है,
अब एक लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं कि अकेली लघु बीजाणुधानी कैसे होगी, उसकी संरचना देखते हैं। ये एक लघु बीजाणुधानी की संरचना का चित्र है, ठीक है। तो हम लोग कह रहे थे कि दो पालियां हैं, इस लाइन के इधर एक पाली और इधर दूसरी पाली, दो पालियां। दोनों पालियों को पृथक करने के लिए गहरी खांच, इधर एक गहरी खांच दिखाई देती है जो इन दोनों पालियों को अलग करती है। दोनों पालियों में 2 चैम्बर्स हैं, इसलिए कुल चैम्बर्स की संख्या 4 है, ठीक है। और चारों कोणों पर 4 कॉर्नर हो गए, चारों कॉर्नर एक एक चैम्बर को निरूपित करता है। ये पूरा एक चैम्बर, ये दूसरा चैम्बर, ऐसे ये तीसरा चैम्बर, ये चौथा चैम्बर। इन चारों चैम्बर्स में एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती है, एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम यानी एक एक लघु बीजाणु धानी पाई जाती है, ठीक है। तो लघु बीजाणु धानी है ये। ये बीच में कनेक्टिव दिख रहा है। कनेक्टिव क्या है कि ये जो तंतु था फिलामेंट और ऊपर था पराग कोश, तो पराग कोश और तंतु का जो जॉइंट है उसके लिए नाम है कनेक्टिव। कनेक्टिव ये इस जो तंतु था फिलामेंट है उसी का पोर्शन है कनेक्टिव, ठीक है। अब ये जो लघु बीजाणुधानी है 4, इनमें से एक लघु बीजाणुधानी को की दीवार को चारों संरचना को समझाने के लिए उसको थोड़ा जूम करके बड़ा करके इधर साइड में दिखाया गया है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी जो होती है, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती है, उसके बाहर 4 परतें पाई जाती है, 4 लेयर वॉल होती है, ठीक है। 4 परतों की दीवार पाई जाती है। सबसे बाहर से यदि हम लोग चलें तो बाहरी दीवार का नाम है एपिडर्मिस। यहाँ पे ही देखें तो ये बाहर वाला जो पोर्शन है, जो इसका बाहरी आवरण, त्वचा जैसा आवरण बनाता है, उसके लिए नाम क्या हो गया, एपिडर्मिस। 2 नंबर की जो परत है, 2 नंबर वाली परत, ये वाली 2 नंबर वाली परत, उसके लिए नाम है एंडोथीसियम। यहाँ पे कहें तो ये वाइट जो दिखाई दे रही है थोड़ी थोड़ी, ये एंडोथीसियम दूसरी परत, ठीक है। तीसरी परत जो है उसके लिए नाम है मिडल लेयर, उसके लिए नाम है मिडल लेयर। ये बहुस्तरीय है, एक से ज़्यादा स्तर है इसके, ठीक है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर, उसके बाद में एंडोथीसियम सिंगल लेयर, उसके बाद मल्टी लेयर प्राय 2 या 3 स्तर वाली मिडल लेयर नाम से है, मध्य परत या मिडल लेयर। और लास्ट में सिंगल लेयर जो है वो है टेपेटम। लास्ट वाली जो परत है सिंगल लेयर, उसका नाम है टेपेटम, ये रही टेपेटम। ये टेपेटम ही एक प्रकार से माइक्रोस्पोरेंजियम को घेर के रखी है, माइक्रोस्पोरेंजियम को घेर के रखी है। तो 4 परत बाहर से, सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस, 2 नंबर एंडोथीसियम, एक से ज़्यादा स्तर है किसके, मिडल लेयर्स, तभी लेयर्स बोला है, ठीक है। और लास्ट जो लेयर है, लास्ट जो भित्ति का आवरण जो है उसका नाम है टेपेटम, ठीक है। टेपेटम उस माइक्रोस्पोरेंजियम को घेरती है। मान लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो इसके जस्ट बाहर जो परत है सबसे पहले वाली वो टेपेटम, उसके बाद एक से ज़्यादा परत मिडल लेयर की, फिर एक परत एंडोथीसियम की, फिर उसके बाहर एपिडर्मिस की। तो ऐसे इनमें से एपिडर्मिस तो बाहर का आवरण बनाता है, इनमें से जो एंडोथीसियम है और जो टेपेटम है ये 2 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंडोथीसियम की कोशिकाएं जो है उसकी दीवार में अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती है। अल्फा सेलुलोज की फाइब्रस स्ट्रिप्स पाई जाती हैं, रेशेदार पट्टियाँ पाई जाती हैं। और ये जो रेशेदार पट्टियाँ अल्फा सेलुलोज, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है, यानी वायुमंडल की नमी को, जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने की नेचर है उन अल्फा सेलुलोज की। तो अल्फा सेलुलोज जो कि एंडोथीसियम की
कोशिका भित्ति पर है, सेल वाल पर है, इसकी जमी हुई है ये अल्फा सेलुलोज। ये नमी को एब्जॉर्ब करके, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके फूल जाती हैं और इनके फूलने के कारण से अब स्थान तो उतना ही है ना, और कोशिकाएं फूल गई तो जगह ज़्यादा घेरेगी, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वाल है वो जगह जगह से टूट जाती है। माइक्रोस्पोरेंजियम की वाल टूट जाएगी तो अंदर जो पोलेन ग्रेन जो बनेंगे, यहाँ पे अंदर पोलेन ग्रेन बनेंगे, ये पोलेन ग्रेन रिलीज़ हो जाएंगे, ये बाहर मुक्त हो जाएंगे। तो पराग कणों का स्फुटन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पुंकेसर का पराग कोश का स्फुटन है, एंथर का डेहिसेंस बोलते हैं उसको, ठीक है, फूट जाना। वो भी अगले हम लोग स्लाइड में हम लोग देखेंगे, चित्र देखेंगे। तो इसका काम पराग कोश को तोड़ना है, ठीक है, या हम कहें एंथर जो है उस एंथर को तोड़ना है, ताकि अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो पोलेन ग्रेन है वो बाहर आ सके, परागकण बाहर आ सके, मुक्त हो सके, ठीक है। मिडल लेयर जो है ये केवल इमेच्योर एंथर में पाई जाती हैं, यानी ऐसे परागकोश में पाई जाती हैं जो अपरिपक्व है, परिपक्व नहीं हुआ है, उसमें मिडल लेयर पाई जाती है। इसकी जो सेल्स है वो अल्पजीवी होती है, जल्दी नष्ट हो जाती है, और ये नष्ट होकर अपना कोशिका द्रव्य वगैरह जो है, अपना साइटोप्लाज्म है, अपने न्यूक्लियस वगैरह है, वो सब का सब ये डिस्ट्रॉय हो गई है परत, ये लेयर। तो इसने अपना सब कुछ मैटर जो है वो किसको दे देते हैं, ये टेपेटम को। इसी कारण से टेपेटम की जो सेल्स है, टेपेटल टिश्यू जो है, उसकी सेल्स जो है, उसकी कोशिकाएं जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है, प्राय बाई न्यूक्लिएट होती है, द्वि केंद्र की होती हैं। बाई न्यूक्लिएट, ठीक है। और बहुकेंद्र की कोशिकाओं के लिए आपने एक शब्द सुना होगा, सिनोसाइट कंडीशन कहते हैं इसके लिए, समकोशिकी अवस्था, हिंदी में सनकोशिकी अवस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं सिनोसाइट। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूरे पादप जो है, एंजियोस्पर्म पादप, उनमें ऐसी कौन सी कोशिका है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, या बहुकेंद्र की होती है, या द्विकेंद्र की होती है। वो है टेपेटल सेल्स, टेपेटम की कोशिकाएं। टेपेटम का जो कार्य है वो कार्य है कि अंदर जो लघु बीजाणु बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर, मदर सेल जो है यही बनाएंगे माइक्रोस्पोर को, यही बनाएंगे माइक्रोस्पोर को। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन या परागकण, है ना। तो ये जो परागकण जो बनेंगे उनके लिए न्यूट्रिशन का कार्य करेगा, पोषण प्रदान करने का काम है टेपेटम का। मेन फंक्शन जो है, यदि हम सिंगल फंक्शन की बात करें, ऐसे और भी कई सारे काम हैं उसके थोड़े बहुत, लेकिन यदि हम सिर्फ एक फंक्शन की बात करेंगे, टेपेटम का काम क्या है, तो उसका काम है पराग कणों को पोषण प्रदान करना, जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। इसके अलावा भी हम कई कार्य हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, कि ये इनका जो डेवलपमेंट है पोलन ग्रेन, इनके इनिशियल डेवलपमेंट के लिए इंडोल एसिटिक एसिड की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग ऑक्सिन्स बोलते हैं, वो भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा जो शुरू में जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो आपस में चिपके हुए रहते हैं, कैलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट की सहायता से चिपके हुए रहते हैं। उनको अलग करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, कैलेज, वो कैलेज भी ये प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे कुछ और हम लोग कार्य इसके बता सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में अपने सिर्फ एक सिंगल वर्क बताया गया है, वो अपने को याद रखना है कि टेपेटम का काम है पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं, ये एक मैच्योर डेहिस्ट एंथर लिखा है, मैच्योर डेहिस्ट एंथर, यानी एक ऐसा परिपक्व परागकोश जो स्फुटित हो गया है, फूट गया, स्फुटित, ठीक है। अब ये कैसे स्फुटित हुआ कि अपने को ये दिख रहा है कि सबसे बाहर वाली लेयर ये एपिडर्मिस दिख रही है, ठीक है। एपिडर्मिस की बहुत पतली एकदम परत सी दिख रही है, नाम मात्र की। ये अपने को दिख रहा है, देखो पिंक कलर में फूला हुआ, ये एंडोथीसियम की सेल्स हैं, जो कि अपनी हाइग्रोस्कोपिक नेचर के कारण से, अपनी आर्द्रताग्राही प्रकृति के कारण से
इन्होंने वायुमंडल की एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब किया है, नमी को अवशोषित किया है, उसके कारण से ये फूल गई हैं। फूलने के कारण से ये माइक्रोस्पोरेंजियम जगह जगह से टूट गए हैं और उसके कारण से ये पोलन ग्रेन जो अंदर बने हैं वो रिलीज़ हो गए हैं। ठीक है, ये एंडोथीशियम के कारण से हुआ है। ये एक माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखाई देते हैं ये एंथर को। यदि हम ये उसमें देखें माइक्रोस्कोप में देखें तो ये ऐसा दिखाई देता है परागकोश। ये अपने माइक्रोस्पोरेंजियम 4, 1, 2, 3, 4 दिख रही हैं। ज़्यादातर में ऐसे होता है। मालवेसी एक कुछ एक्सेप्शंस और हैं। एक मालवेसी फैमिली एक्सेप्शन है जिसमें सिंगल लोब्ड होता है। इसमें 2 लोब है ना, एक इधर वाला एक इधर वाला। उसमें एक ही लोब होता है, एक ही लोब होते हैं तो 2 ही चैम्बर होते हैं। इसमें 2 चैम्बर होते हैं तो उसमें 2 ही माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस हिंदी में इसके लिए नाम है लघु बीजाणु जनन। ठीक है, एक बार फिर से पिछली स्लाइड में देखते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, जो इमेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, यानी अपरिपक्व जो लघु बीजाणु धानियाँ होती है, उनमें स्पोरोजिनस टिश्यू भरा रहता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जिसको हम बोलते हैं बीजाणुजन उत्तक। बीजाणुजन उत्तक हिंदी में, अंग्रेजी में कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, इसकी सभी सेल्स, टिश्यू मतलब उत्तक है, और उत्तक का निर्माण कैसे होता है? समान कार्य, समान संरचना, समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह, है ना। ऐसी कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति, कार्य और समान संरचना और उनकी संरचना समान हो, है ना। एक जैसी संरचना हो, एक जैसा कार्य हो, एक जैसा उत्पत्ति हो, उनका जो एक समूह है उसके लिए नाम क्या आता है? उत्तक। तो इस बीजाणुजन उत्तक या स्पोरोजिनस टिश्यू की जितनी भी सेल हैं, वो सभी सेल अपने आप में एक सक्षम माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम पोलन मदर सेल भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में MMC बोल देते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, PMC भी बोल सकते हैं, पोलन मदर सेल। और ये कैसी है? इसकी 2N है। इसमें जो क्रोमोसोम्स है उनके 2 सेट हैं, डिप्लॉइड सेल है ये। ठीक है, इनमें अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और इनमें मियोसिस के फलस्वरूप प्रत्येक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बनेंगे, चारों आपस में चिपके हुए रहेंगे। यदि हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल कहें तो इसका जो प्रोडक्ट होगा मियोसिस के बाद में, उसके लिए नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड इसलिए बोला है कि 4 बनेंगे। आपने मियोसिस का अध्ययन छोटी क्लासों से 9th से आपने देखा, 11th में पढ़ा है कि मियोसिस जब होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो एक सेल से 4 सेल बनती हैं, है ना। जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें उनकी संख्या कितनी होती है? 4, और उनमें जो क्रोमोसोम्स का एक सेट आता है, यानी वो हैप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए ये 2N और ये बन गया N। एक पोलन माइक्रोस्पोर से, एक पोलन मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन बने हैं। ठीक है, चारों आपस में चिपके हुए रहते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट है केलोज, उस केलोज की सहायता से आपस में चिपके हुए रहते हैं। फिर जब ये आपस में अलग अलग हो जाएंगे, तब उनका नाम, ये टेट्राड हट जाएगा और माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स हो गया। ठीक है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स हो गया। आपको मैंने कई बार पुराने वीडियो में मैंने चर्चा की है और मैंने हर बार कहा है कि पादपों में अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस कब होता है? बीजाणु जनन के समय, स्पोरोजिनेसिस के टाइम पर। और पादपों में स्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। जंतुओं में अर्धसूत्री विभाजन गैमीटोजेनेसिस के टाइम होता है।
जो गैमीट्स बनेंगे वो n होंगे, यानी हैप्लॉइड होंगे। यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस, बीजाणुजन। अब ये छोटे साइज़ के बीजाणु बन रहे हैं, इसलिए इसके लिए नाम हो गया लघु बीजाणु जनन, है ना। और हिंदी में इनका नाम हो गया माइक्रोस्पोर्स। इसी का एक सिनोनिम हो गया पोलन ग्रेन्स, ये हो गया। तो यदि कोई पूछे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहते हैं, तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप 4 पोलन ग्रेन बनने की प्रोसीजर को या प्रक्रिया को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लघु बीजाणु बनने की क्रिया को, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के फलस्वरूप माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसीजर है उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब अलग अलग कई बार छोटे छोटे प्रश्न में ऐसे आ जाता है कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम में 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो उसमें कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, तो 1 से 4 बनते हैं, तो 100 से 400 बन गए, है ना, 4 गुने बनेंगे। ये पोलन ग्रेन जो है या माइक्रोस्पोर जो है, ये गैमेटोफाइट जनरेशन को निरूपित करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। या हम कहें कि जैसे ही माइक्रोस्पोर्स बन गए या पोलन ग्रेन्स बन गए, वैसे ही कौन सी जनरेशन शुरू हो गई, गैमेटोफिटिक जनरेशन शुरू हो गई। ठीक है, जो हमने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन 11th क्लास में पढ़ा है, और 1-2 वीडियो पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको साथ में शेयर किया था 11th क्लास में। आपको पुनः स्मरण कराता हूँ कि आपने 11th क्लास के 3rd चैप्टर के लास्ट में एक प्लांट जो किंगडम वाला जो चैप्टर है उसके लास्ट में 3 टाइप के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के आपने देखे थे, है ना। उसमें सभी में लगभग ये जैसी कंडीशन है। हम लोग एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक टाइप का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। पीडी एकांतरण जो पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, द्विगुणितक प्रकार का पीडी एकांतरण पाया जाता है। पीडी एकांतरण हिंदी में, अंग्रेजी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एकांतरण या अल्टरनेशन का मतलब हो गया बारी बारी से, ठीक है, एक के बाद एक, यानी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को बनाएगी, दूसरी पीढ़ी वापस पहली को बना देगी, पहली वाली वापस दूसरी को, दूसरी वाली वापस पहली को। तो एक प्लांट के साइकिल में उनमें 2 जनरेशन आती है। एक स्पोरोफाइट जिसकी सभी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं 2n, एक गैमेटोफाइट जिसकी सभी कोशिकाएं सभी सेल्स हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड जनरेशन या अगुणित पीढ़ी गैमेटोफाइट या गैमेटोफिटिक जनरेशन, हिंदी में कहते हैं युग्मकोद्भिद पीढ़ी। बीजाणुद्भिद पीढ़ी या स्पोरोफाइट द्विगुणित या डिप्लॉयड होती है। ठीक है, बीजाणुद्भिद नाम क्यों पड़ा, स्पोरोफाइट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये स्पोर बनाएंगे। तो इसमें ये स्पोर बना रहा है, ये 2n था, ये भी अपने आप में स्पोरोफिटिक जनरेशन का ही पार्ट है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी का ही पार्ट है ना। इसने बनाया है स्पोर्स को बनाया है हैप्लॉइड। तो ये गैमेटोफाइट शुरू हो गया। माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, प्रथम कोशिका है। लघु बीजाणु या पोलन ग्रेन किसकी प्रथम कोशिका है, नर युग्मकोद्भिद की, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका है। फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, उसकी फर्स्ट सेल कौन सी है, पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। पोलन ग्रेन या माइक्रो दोनों सिनोनिम है, कोई भी नाम दे दो आप। ठीक है, तो ये गैमेटोफाइट शुरू हो गया। गैमेटोफाइट जैसे स्पोरोफाइट का काम क्या है, स्पोर बनाना, इसलिए गैमेटोफाइट का काम क्या होगा, गैमेट्स बनाना, युग्मक बनाना। ये युग्मक बनाएगा। अब ये खुद n है, और युग्मक के लिए आपको हमने पहले चैप्टर में डिस्कशन किया था, युग्मक हमेशा ही n होते हैं। तो n पोलन ग्रेन n मेल गैमेट बनाएगा, तो कौन सा डिवीज़न होगा वहाँ पे, माइटोसिस। तो ये भी मैं बहुत बार स्ट्रेस देकर बोलता हूँ, बार बार मैं आपको अनेक वीडियो में, पिछले वीडियोस में भी मैंने चर्चा की है।
बहुत बार मैंने कहा है आप लोगों को, ये अपने में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि पादपों में युग्मक गैमिट्स, पादप जब मैं कहता हूँ तो अपने मुख्य मेन उद्देश्य ये सभी प्रकार के पादप से ही है, चाहे वो ब्रायोफाइट्स हो चाहे कोई भी हो, है ना। एंजियोस्पर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उनमें पादपों में गैमिट्स माइटोसिस से बनते हैं, समसूत्री विभाजन से बनते हैं, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इसकी स्ट्रक्चर पर चलते हैं, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर या माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर कैसी हुई, ठीक है। ये एक टिपिकल माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर देखते हैं। माइक्रोस्पोर जो होता है उसकी बाहर, अब ये पादप कोशिका ही है ना, तो पादप कोशिका के बाहर कोशिका भित्ति होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति है वो 2 लेयर्ड होती है, दो परतें होती है उसमें। बाहर वाली भित्ति को के लिए नाम है एक्साइन, जिसको ये रेड कलर से दिखाया गया है, एक्साइन, ठीक है। और अंदर वाली भित्ति के लिए नाम है इंटाइन, एक्साइन एंड इंटाइन, ठीक है। हिंदी में एक्साइन के लिए नाम आता है बहिश्चोल, और इंटाइन के लिए नाम आता है अंतश्चोल। तो दोनों नाम मैं आपको बार बार हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ, ठीक है। अपने को ज़्यादा याद रखना है अंग्रेजी वाले नाम, ठीक है। तो एक्साइन और इंटाइन। एक्साइन यदि आप देखें, बहिश्चोल पर हम लोग चर्चा करें तो ये देखो, इसको हमने सतत नहीं बताया है, उबड़ खाबड़ ऐसे है, देखो वैसे ऊपर नीचे ऐसे बताया है ना। इसका कारण ये है कि एक्साइन जो है बहुत ज़्यादा कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है, और इसका निर्माण में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके जो केमिकल कंपोजिशन है एक्साइन की, जो रासायनिक संगठन है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है, उस रसायन का नाम है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन के कारण से एक्साइन बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण से इस एक्साइन पर ना तो प्रबल अम्ल का असर होता है, ना प्रबल क्षार का असर होता है, या ना तो एसिड का असर होता है, ना किसी बेस का असर होता है इस पर। ऐसा कोई एंजाइम अभी तक नहीं मिला है जो स्पोरोपोलेनिन को गला सके। कोई एंजाइम भी ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को गला सके, या कोई अन्य कोई केमिकल कंपाउंड भी नहीं मिला है जो इसको गला सके। तो इसके कारण से एक्साइन बहुत ज़्यादा कठोर होता है स्पोरोपोलेनिन के कारण से। और यही कारण है कि आर्कियोलॉजी वाले जो होते हैं, पुरातत्ववेत्ता जो खुदाई करते हैं अलग अलग जगह, तो पुराने ज़माने के जो स्थल मिले हैं खुदाई में, वहाँ पे अभी भी वाइबल फॉर्म में, यानी जीवन सक्षम रूप में स्पोरोपोलेनिन जीवाश्म के रूप में, फॉसिल्स के रूप में सुरक्षित पाए गए, नष्ट नहीं हुए, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके कारण से पोलन ग्रेन पर कोई असर नहीं होता, ना सर्दी का, गर्मी का, ना तो उच्च ताप का, ना ठंडे मौसम का, ना नमी का, ना प्रबल अम्ल का, ना प्रबल क्षार का, ना लवणों का, किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। इसके कारण से ये जीवाश्म के रूप में भी सुरक्षित पाए गए हैं, ठीक है। अब ये इतना कठोर है तो इससे जो पोलन ट्यूब बनेगी वो बाहर कैसे निकलेगी, कहाँ से निकले। इसलिए 1 या 3 स्थान ऐसे होते हैं एक्साइन पर जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता, 1 या 3 स्थान पर। यहाँ पे एक स्थान दिखाया गया है जहाँ पे स्पोरोपोलेनिन नहीं है। तो ये देखो बीच में यहाँ पे गड्ढा बन गया, इधर लाल लाइन पूरी नहीं थी, है ना। इस स्थान के लिए नाम आ गया जर्मपोर। जर्मपोर की संख्या 1 होती है मोनोकोटिलेडन्स के पोलन ग्रेन में, यानी एक बीजपत्रियों के परागकणों में जनन छिद्रों की संख्या 1 होती है, ठीक है। जबकि जो द्विबीजपत्री हैं उनमें प्राय इनकी संख्या 3 होती है। लेकिन फंक्शनल जो जर्म ट्यूब होता है, फंक्शनल उसको कहेंगे जहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी, जहाँ से पोलन ग्रेन
की ट्यूब बाहर निकलेगी उसको फंक्शनल कहेंगे, वो एक ही होता है कि 3 में से किसी एक रास्ते से पोलन ट्यूब निकलेगी। और इसमें एक ही होता है, एक बीजपत्रियों में, इसलिए यहीं से निकलना है, बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कठोर है। और ये जो उबड़ खाबड़ दिख रहा है, इसके कारण से परागकणों में अलग अलग डिज़ाइंस बन जाते हैं, अलग अलग ऑर्नामेंटेशन हो जाता है, अलंकरण हो जाता है, डिज़ाइन हो जाते हैं जो जाति विशिष्ट होता है। यानी अलग अलग स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन जो हैं उनकी बाहर की डिज़ाइन जो है वो एक जैसी होती है ना। और जो इसके अध्ययन में लगे रहते हैं वैज्ञानिक, वो पोलन ग्रेन को देखकर बता सकते हैं कि किस प्लांट के हैं, क्योंकि उसकी डिज़ाइन जो बाहर की है वो स्पेसिफिक एक जैसी होती है। कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे डायग्राम के द्वारा, ठीक है। दूसरी जो भित्ति है वो इंटाइन, ये नॉर्मल सेल वाल की तरह है। नॉर्मल सेल वाल सामान्य कोशिका भित्ति सतत होती है और सेलुलोज और हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके अंदर कोशिका झिल्ली होगी जो इससे चिपकी हुई है, बिल्कुल चिपकी हुई है, इसलिए इस डायग्राम में आपको पूरा पता नहीं चल रहा है। कोशिका भित्ति है, झिल्ली है, जिसको हम प्लाज्मा लेमा या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो इससे अटैच है। और इसके अंदर सघन जीव द्रव्य है, सघन कोशिका द्रव्य इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। प्रारंभिक अवस्था में इसमें रिक्तिका नहीं होती, इन बाद में रिक्तिका बन जाती है। प्रारंभिक अवस्था में शुरू में जो पोलन ग्रेन बनते हैं उनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है, बाद में वैक्यूल बन जाती है। पादप कोशिका है तो वैक्यूल रिक्तिका तो उसकी विशेषता होती है। तो एक पोलन ग्रेन की संरचना है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वो डिज़ाइंस की बात मैं कर रहा था, अलग अलग आकृति के एक्साइन के कारण से पोलन ग्रेन की बाहर की जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग हो जाती है। किसी में कांटेदार होता है, कोई गड्ढे जैसा होता है, सब देखो अलग अलग प्रकार के दिख रहे हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो पोलन ग्रेन है उसमें एक पोलन ग्रेन जो कि गैमेटोफाइट का रिप्रेजेंटेटिव है, वो गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल है पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर। और जो एंजियोस्पर्म में जो गैमेटोफाइट होता है, अंतिम उसका जो रूप होता है, उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं। तो एक अकेले पोलन ग्रेन से जो कि स्वयं मेल गैमेटोफाइट है, उससे 3 सेल वाला मेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, उसका हम लोग इसमें वर्णन देखेंगे। ये एनसीईआरटी बुक में से डायग्राम लिया गया है। तो ये एक पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होना ही है, गैमेटोफाइट में सब हैप्लॉइड होंगे। ये इसका न्यूक्लियस है, ये बाहर एक्साइन मान लेते हैं, ये दूसरी लेयर इंटाइन मान लेते हैं। अंदर देखो रिक्तिका नहीं दिखाई गई है और एक बड़ा केंद्रक दिखाया गया है, एक बड़ा केंद्रक दिखाया गया है ना, ये माइक्रोस्पोर। और ये इसका केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसमें रिक्तिका बनना प्रारंभ हो जाएगी। पहले में रिक्तिका नहीं है। अभी पिछले डायग्राम में मैंने कहा था कि शुरुआती पोलन ग्रेन में रिक्तिका या वैक्यूल नहीं पाई जाती। अब इसमें रिक्तिका बनने लग गई, छोटी छोटी रिक्तिका, है ना। 2 इसमें जैसे दिख रही है आपको, एक ये दिख रही है, एक इधर दिख रही है। रिक्तिका बनने के कारण से जो न्यूक्लियस जो बीच में था वो एक साइड में चला जाता है, एक साइड में खिसक जाता है ना। जैसे यहाँ पे नीचे आ गया, पहले बीच में था, अब ये कहाँ आ गया, नीचे आ गया न्यूक्लियस, है ना। जहाँ न्यूक्लियस पहुँच जाता है, जहाँ न्यूक्लियस पहुँच जाता है, दीवार की तरफ न्यूक्लियस पहुँच गया, वहाँ पे एक नई कोशिका बनेगी। उस कोशिका का नाम होगा जेनरेटिव सेल। और जहाँ वैक्यूल बनी है, जहाँ रिक्तिका बन गई, उस तरफ एक बड़ी कोशिका बनेगी, उसको बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। तो 2 कोशिकाएं बनेंगी, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल को हिंदी में कायिक कोशिका या वर्धी कोशिका बोलेंगे, कायिक या वर्धी कोशिका। जबकि जो दूसरी जो सेल बनेगी उसका नाम है जेनरेटिव सेल या जनन कोशिका, ठीक है। तो कोशिका होगी तो कोशिका विभाजन होगा। अब ये देखो छोटी छोटी रिक्तिका मिलकर एक बड़ी रिक्तिका में डेवलप हो गई है, एक बड़ी रिक्तिका में डेवलप हो गई, है ना। ये बड़ी रिक्तिका बन गई, वैक्यूल। अब कोशिका विभाजन जो होगा, इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है।
कोशिका विभाजन जब होता है तो उसमें स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तर्कु तंतु बनते हैं, और तर्कु तंतुओं से क्रोमोसोम्स अटैच रहते हैं। तो ये अपने को जो लाल स्ट्रिप दिखाई दे रही है रेड कलर की या पिंकिश कलर की, ये तो क्रोमोसोम्स बीच में आ गए, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये स्पिंडल फाइबर्स है। अभी स्पिंडल फाइबर दिखाने का औचित्य क्या हुआ, क्यों ज़रूरत हुई, हमेशा ही होता है कोशिका विभाजन में। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे उसके लिए देखो क्या नाम दिया है, एसिमेट्रिक स्पिंडल। एसिमेट्रिक स्पिंडल हिंदी में कहेंगे असममित तर्कु तंतु, असममित तर्कु। एसिमेट्रिक कैसे हुआ, क्यों बोला एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक बोलने का इसके पीछे जो मेन जो रीज़न है वो एसिमेट्रिक बोलने का अपना, उसका कारण ये हुआ कि सामान्यतः जब सेल डिवीज़न होता है तो स्पिंडल फाइबर्स इस टाइप से बनते हैं, और इनके बीच में यहाँ पे क्रोमोसोम्स मेटाफेज में इस टाइप से दिखाई देते हैं, है ना। दोनों तरफ से कैसे होते हैं, ये दोनों पोल की तरफ ये नुकीले होते हैं, बीच में चौड़ा, कतली जैसा शेप ऐसा मान लो, है ना। दोनों तरफ से नुकीला, बीच में से मोटा। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनेंगे वो ऐसे हैं, एक तरफ जो वैक्यूल है उस तरफ तो नुकीला, और दीवार की तरफ ब्लंट, नुकीला नहीं है, दीवार की तरफ ब्लंट है, ठीक है, यहाँ पे नुकीला नहीं है। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में है ही, लाल रंग की इसमें जैसे एक स्ट्रिप्स देखे जैसी दिखाई गई है, इसलिए इसको बोला है एसिमेट्रिक स्पिंडल। ये बहुत एक स्पेशलिटी है इस कोशिका विभाजन की, इसलिए इस डायग्राम को दिखाया गया है, ठीक है। इसको मैं एक बार जो लिखा है वो सब इरेज करता हूँ। अब इस फोर्थ डायग्राम में आते हैं। तो दो सेल बन गई, एक बड़ी सेल, और वापस देखो जो वैक्यूल्स है वो डीजनरेट हो रही है, वो नष्ट हो रही है, ठीक है। और दो सेल बन गई, दोनों के बीच में एक सेमी लूनर सेल वाल बन गया, अर्धचंद्राकार कोशिका भित्ति बन गई। ये सेमी लूनर जो सेल वाल है, अर्धचंद्राकार कोशिका भित्ति, ये दोनों कोशिकाओं को अलग अलग कर रही है। एक छोटी कोशिका बनी है जिसके लिए नाम दिया है जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, सेल का कोशिका, और एक बड़ी कोशिका बन गई, उसके लिए नाम है कायिक या वर्धी कोशिका, कायिक या वर्धी कोशिका, ठीक है। और ये कायिक कोशिका का केंद्रक और ये जनन कोशिका का केंद्रक आपको दिखाई दे रहा है। अब ये जो कोशिका विभाजन हुआ ये कैसा हुआ, अर्धसूत्रीय है समसूत्रीय है? बार बार फिर से वही बात एक रिपीट करता हूँ, अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ एक बार, बीजाणु बनने थे तब हो गया। तो लघु बीजाणु जनन पिछली स्लाइड में हमने देखा है, वहाँ पे हो गया बस, सिर्फ एक जगह। बाकी जितने भी डिवीज़न हैं सब के सब माइटोटिक टाइप के हैं, समसूत्री है, तो समसूत्री है। इसलिए ये वेजिटेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, ये जनरेटिव सेल भी हैप्लॉइड है, क्योंकि ये जिस सेल से बने हैं पोलन ग्रेन से, वो स्वयं क्या था, हैप्लॉइड था, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगी कि इस जनरेटिव सेल पर हम लोग देखें तो इसकी आधी सेल वाल तो खुद की बनी है और आधी तो उस पोलन ग्रेन की है ना, उसी की है, पूरी नहीं है। धीरे धीरे इसकी जो सेल वाल है वो कंप्लीट होगी तो फिर एक बड़ी वेजिटेटिव सेल में, ये येलो पोर्शन जितना भी दिख रहा है आपने को, एक बड़ी वेजिटेटिव सेल में एक छोटी जनरेटिव सेल तैरेगी, सेल विद इन अ सेल, बड़ी वेजिटेटिव सेल उसके अंदर छोटी जनरेटिव सेल, ठीक है। तो ये जनन कोशिका किसके अंदर तैर रही है, पीला वाला पोर्शन जो दिख रहा है वो किसका कोशिका द्रव्य है, वेजिटेटिव सेल साइटोप्लाज्म, है ना। ये किसकी, जो वर्धी कोशिका या कायिक कोशिका है उसका कोशिका द्रव्य, उसी के अंदर कौन है, एक जनन कोशिका है। और ये जो कायिक कोशिका है उसका केंद्र ये ब्लू कलर में दिखा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इस वेजिटेटिव न्यूक्लियस को आगे जाकर हम लोग ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं।
ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, क्योंकि जो पोलन ट्यूब बनेगी उसमें सबसे आगे यही होगा, ये होगा, और इसकी आकृति इरेगुलर हो जाती है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ये, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसको एक अलग हम लोग डायग्राम देखें तो ये इंटाइन बना रहा हूँ, इंटाइन के बाहर ये एक्साइन, ये एक जर्म पोर दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये वर्मी फॉर्म या क्रीमी रूपी जनन कोशिका है, जेनरेटिव सेल, और ये बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो पोर्शन है उसमें ये टेढ़ी मेढ़ी इरेगुलर शेप का ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। और ये साइटोप्लाज्म है वेजिटेटिव सेल का, कायिक कोशिका का कोशिका द्रव्य। तो कोशिका के अंदर एक कोशिका तैर रही है। इसको यदि हम लेबल करें तो बाहर एक्साइन इंटाइन है ही, ये अपनी कायिक कोशिका है, वेजिटेटिव सेल, ये इसका न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। ये जनरेटिव सेल है या जनन कोशिका, और ये इसका न्यूक्लियस। तो जो जनन कोशिका है जो जनन कोशिका है वो कायिक कोशिका के अंदर ही तैर रही है। 60% एंजियोस्पर्मी जो पादप हैं, 60% जो आवृतबीजी पादप है, उनमें जब परागकण परागकोश से रिलीज होते हैं, परागकण परागकोश से रिलीज होते हैं, जो हमने एक डायग्राम देखा था, परागकोश फूट गया, परागकण बाहर निकलता है, उस समय जो पोलन ग्रेन होता है वो इसी 2 सेल स्टेज में होता है, बाई सेलुलर पोलन। 60% प्लांट्स में ऐसे ही होता है एंजियोस्पर्म में, ठीक है। जो पोलन ग्रेन जब अपने एंथर से रिलीज़ होते हैं, परागकोश से निकलते हैं, तो उसमें 2 कोशिकाएं होती है, एक बड़ी कायिक कोशिका जिसका केंद्रक टेढ़ा मेढ़ा इरेगुलर आकृति का है, उसके अंदर एक नौकाकार या कृमि रूपी वर्मी फॉर्म, ठीक है, कृमि रूपी एक जनन कोशिका है जो उसके अंदर तैरती रहती है। 60% कहाँ से? जब वो यहाँ से रिलीज़ हुए तब। अब ये रिलीज़ होकर कहाँ पहुँचेंगे? उसी फ्लावर के या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे। यहाँ पहुँचने के बाद में इस जेनरेटिव सेल में एक और माइटोटिक डिवीज़न होता है, जिसके कारण से एक जेनरेटिव सेल से 2 स्पर्म सेल्स बनते हैं। इन स्पर्म सेल्स का ही हम लोग कहते हैं मेल गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट्स बनते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक में इसका नाम मेल गैमीट्स ही है, मेल गैमीट ही बोलेंगे, ठीक है। ये डायग्राम अलग अलग सोर्स से मैंने लिए, वहाँ पे स्पर्म सेल्स लिखा हुआ है। तो स्पर्म सेल जो नाम दिया है वो किसने बनाया? इसने बनाया, जेनरेटिव सेल ने। इसी ने समसूत्री विभाजन या माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा इसने 2 मेल गैमीट्स बना दिए। ये कब? यहाँ पहुँचने के बाद में बनाएगा, जब पोलन ट्यूब निकलेगी तब बनाएंगे ये, ठीक है। 40% में क्या होता है? 40% जो प्लांट्स है उनमें पहले से ही 3 सेल बन जाती है। 3 सेल कौन सी? एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमीट्स पहले ही बन जाते हैं। यहाँ पहुँचकर कुछ नहीं बनाना पड़ता उनको, सीधे ही पोलन ट्यूब बनानी पड़ती है। उसमें आगे आगे ये चलेगा वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जिसको हम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, नली केंद्रक वो आगे आगे चलेगा, उसके पीछे 2 नर युग्मक चलेंगे, मेल गैमीट्स निकलेंगे। तो वो 2 मेल गैमीट 40% प्लांट तो स्ट्राई सेलुलर फेज़ में ही रिलीज़ कर देते हैं अपने पोलन ग्रेन को, ठीक है, 3 कोशिका की अवस्था में रिलीज़ कर देते हैं। 60% 2 सेल स्टेज में ही बाईपोलर
स्टेज में ही पोलन ग्रेन को रिलीज़ कर देते हैं। जब वो स्टिग्मा पर पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद वहाँ पे जब पोलन ट्यूब बनेगी तब उसमें जो जनरेटिव सेल है, जिसको हम लोग जनन कोशिका कहते हैं, वो जनन कोशिका माइटोटिक डिवीज़न के द्वारा 2 मेल गैमेट्स बनाएगी। पहुंचने के बाद 40% पहले से ही 3 कोशिका की अवस्था में रिलीज़ होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे विचार से। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो पूरा समरी जो अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं वही। ये एक एंथर को दिखाया, एंथर को काट के दिखाया है, तो अपने को दिख रहा है कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम दिख रहे हैं 4, ये बीच में कनेक्टिव दिख रहा है, उससे ये पोलन ग्रेन रिलीज़ हुए। पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर दिख रही है, एक्साइन, इंटाइन, ये न्यूक्लियस, ये जर्मपोर, है ना। फिर वो देखो वैक्यूल बनी, पहले वैक्यूल नहीं है इसमें। वैक्यूल बनने के कारण से ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी, नीचे चलेगी, ये रहा न्यूक्लियस। ये सब एन है मतलब हैप्लॉइड है। ठीक है, फिर वहाँ पे ये एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर्स बने हैं, ये छोटी छोटी वैक्यूल्स है, ये मिलकर बड़ी वैक्यूल बन गई। 2 सेल बन गई, एक बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, एक छोटी सेल जनरेटिव सेल, है ना। जहाँ पे ये गया था जिस दीवार की तरफ, वहाँ पे जनरेटिव सेल, और रिमेनिंग जो पोर्शन है वो वेजिटेटिव सेल। धीरे धीरे इसकी सेल वाल पूरी हो जाएगी तो वेजिटेटिव सेल के अंदर ही जनरेटिव सेल तैरने लग जाएगी। ठीक है, फिर 60% तो इसी रूप में रिलीज़ हो जाते हैं, 40% में ये वहाँ पे पहुँचकर करेंगे। ठीक है, वहाँ पे पहुँचकर 3 कोशिका की अवस्था बनाएंगे। ये जब स्टिग्मा पर पहुँच जाते हैं तब पोलन ट्यूब बना। पोलन ट्यूब किससे बन रही है? वो जो वेजिटेटिव सेल है वो बना रही है, और उसका जो न्यूक्लियस है उसके लिए नाम क्या दिया? ट्यूब न्यूक्लियस। ये पोलन ट्यूब बनी। पीछे कौन आ रही है? वो जनन कोशिका का केंद्रक आ रहा है, जनन कोशिका आएगी खुद। ठीक है, और ये जनन कोशिका 2 नर युग्मक बनाएगी, 2 नर युग्मक बनाएगी, मेल गैमेट्स, ये 2 नर युग्मक, और आगे ये जा रहा है। ठीक है, ये देखो ऐसा होगा। ये स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन पहुँचे हैं, ये पोलन ट्यूब बनी है। इन पोलन ट्यूब में 2 मेल जर्म सेल, जिनको हम लोग गैमेट्स बोलेंगे। ये किस तरफ जाएगा? ओवेरी की तरफ। ओवेरी की तरफ अंदर ये ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर एक सेल है, एक सेल को हम लोग फीमेल गैमेट बोलेंगे, फीमेल गैमेट या एक सेल। ठीक है, उसको जाकर ये दोनों वहाँ पे जाकर यहाँ पे आगे के टॉपिक्स में चर्चा करेंगे कैसे फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, अब कुछ 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। एक है पोलन एलर्जी या पराग एलर्जी, या हे फीवर भी बोलते हैं इसको, हे फीवर। तो बहुत सारे लोगों में क्या होता है कि पोलन ग्रेन के कारण से एलर्जी होती है उनके बार बार। फिर जैसे ही जहाँ पे फूल खिले हुए रहते हैं तो वहाँ पे परागकण भी होंगे, पुष्प होंगे। पोलन ग्रेन उनके कारण से श्वसन के माध्यम से जब पोलन ग्रेन शरीर के अंदर जाते हैं तो उनको छींकें आती है ना, नाक बहने लग जाता है, आंखें जो है वो लाल होने लग जाती है, क्योंकि आंखों से भी पानी गिरने लग जाता है। तो ऐसे एलर्जेटिक रिएक्शन शरीर उनको दिखाता है। एलर्जी जिस डिजीज़ है उसको मैं एक तरीके से क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम जब किसी फॉरेन एंटीजन के प्रति या किसी फॉरेन पार्टिकल के प्रति ओवर रिएक्ट करता है, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करता है। हिंदी में इसके लिए एक शब्द आता है अतिरंजित अनुक्रिया, रेस्पॉन्स करता है। जिसकी ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा यदि प्रतिक्रिया दर्शा रहा है तो उसको एलर्जी बोलते हैं। तो पोलन ग्रेन के कारण से, भारत में पोलन ग्रेन के कारण से एलर्जी की ज़्यादातर शिकायतें आती है। कैरेट ग्रास के कारण से इसको कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं, और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो पार्थेनियम है। तो ये पार्थेनियम का डायग्राम है। ये भारत में पुराने टाइम में भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था, तो गेहूं, आयातित गेहूं के साथ में इसके बीज आ गए थे, खरपतवार के बीज मिलावट के तौर पर इसके साथ में आ गए थे। तो उन बीजों की जब भारत में खेती हुई तो ये भी खरपतवार के रूप में उग गई।
ठीक है। तो पोलन एलर्जी। इसके बाद में एक टॉपिक है कि जो पोलन ग्रेन है वो फूड सप्लीमेंट्स के रूप में भी, संपूरक आहार के रूप में भी इनका प्रचलन बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व भर में। विदेशों में ज़्यादातर है कि इनके टैबलेट्स, सिरप्स भी आते हैं। ये टैबलेट्स दिख रही है देखो, बी पोलन फ्रॉम इंग्लैंड, गोलियां आती है। ये शक्तिवर्धक होती है, ताकत दायक होती है। खिलाड़ी इनका भरपूर उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि रेस में दौड़ने वाले जो घोड़े हैं उनको भी खिलाया जाता है पोलन ग्रेन के उत्पाद को, क्योंकि ये ताकत प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक है। इनकी देखो क्रीम भी आ रही है, इनके शेक भी आ रहे हैं, द एनर्जी शेक, और इनके सिरप्स वगैरह भी आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, सिरप्स आते हैं। ठीक है। विदेशों में ज़्यादा प्रचलन है इसका। फिर एक और टॉपिक है वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स, की पोलन ग्रेन कितने समय तक जीवित रह सकते हैं, कितने समय तक अंकुरण योग्य रहेंगे। हमने देखा वो स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद में उनको पोलन ट्यूब जनरेट करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड है क्या कि कितने समय में जो वो अपने एंथर से रिलीज़ होते हैं और वो कितने मिनिमम कितने समय के अंदर वो उनको पहुंचना ज़रूरी है, कोई टाइम लिमिट है या नहीं, उसके लिए चर्चा है। तो इनकी भी एक टाइम लिमिट है कि जब तक ये अंकुरण योग्य बने रहते हैं, जीवन योग्य बने रहते हैं, कि उनको उस मिनिमम टाइम पीरियड के अंदर अपनी ही स्पीसीज़ के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना पड़ता है, तब जाके इनकी पोलन ट्यूब जनरेट हो सकती है। वो अलग अलग स्पीसीज़ में अलग अलग है। तो ये पूरा जो ये है ये आपके NCERT की बुक से मैंने लिया है, तो इसको पढ़ते हैं। परागकण जब एक बार झड़ते हैं, रिलीज़ हो जाते हैं, तो ये अपना जीवन क्षमता या अंकुरण क्षमता या वायबिलिटी जो है उनको खोने से पहले स्टिग्मा तक पहुंचना ज़रूरी है। ठीक है। तो स्टिग्मा पर यदि उस मिनिमम टाइम पीरियड से पहले पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पे वो पोलन ट्यूब रिलीज़ होगी, अन्यथा नहीं होगी। आपके विचार में परागकण में जीवन क्षमता कितने समय अलग अलग का अलग अलग है? ठीक है। कौन सा परागकण कितने समय तक जीवन सक्षम रहता है, बहुत विविधताएं पाई जाती है। कुछ उदाहरण दिए गए देखो। कुछ हद तक ये विद्यमान तापमान, आर्द्रता, नमी पर भी निर्भर करता है, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन में माने तो चावल और गेहूं में परागकण को बहुत जल्दी पहुंचना पड़ता है, 30 मिनट में, आधे घंटे में। जैसे ही वो वहाँ से निकले, एंथर से रिलीज़ हुए, तो उनको आधे घंटे के अंदर अंदर अपने दूसरे चावल या गेहूं के पादप के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ज़रूरी है। जबकि रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, आजकल नया नाम फैबेसी है, सोलेनेसी फैमिली के सदस्यों में परागकण की अंकुरण क्षमता महीनों तक बनी रहती है। यानी परागकण जब निकले तो वो कई दिनों तक आराम से घूमते फिरते कभी भी पहुंच जाएं, कई महीनों तक, 2-3 महीने बाद भी यदि पहुंच गए तो भी वहाँ पे जाकर अंकुरित हो गए। लेकिन ये चावल गेहूँ वाले लेट हो गए तो वो अंकुरित नहीं होंगे। ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान वगैरह हमने जंतुओं की नस्ल सुधार वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है। तो वैसे ही पादपों में भी ऐसा होता है कि पादपों के परागकणों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जानवरों को जैसे वीर्य सीमन जिनको बोलते हैं, या शुक्राणुओं को हम लोग कह देते हैं, कि उनको सुरक्षित रखते हैं। फिर जिस जानवर में निषेचन करवाना हो उसके शरीर के अंदर उसको छोड़ देते हैं, है ना। तो वैसे ही पादपों के भी आजकल बीज बैंक जो है वो बने हुए हैं। ऐसे ही पोलन ग्रेन को भी सुरक्षित रखा जाता है। इसको सुरक्षित रखने के लिए इनको -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में सुरक्षित रखना पड़ता है। और जब -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लिक्विड नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में कब आती है? द्रव अवस्था में। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो गैस नाइट्रोजन है वो किस में आ जाती है? लिक्विड फॉर्म में। उसमें रखना, किसी वस्तु को रख देते हैं, विशेषकर ये पादप कोशिकाएं वगैरह या यहाँ पे परागकणों को, तो वो लंबे समय तक, वर्षों तक सुरक्षित रहते हैं। यानी उनको कई सालों के बाद भी यदि उगाने का प्रयास करें तो उग जाएंगे। इस कम तापमान पर किसी वस्तु को संरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, उसके लिए शब्द आता है क्रायो प्रिजर्वेशन। ये याद रखना आपको, क्रायो प्रिजर्वेशन।
क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, कब कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड में लिक्विड नाइट्रोजन में किसी वस्तु को सुरक्षित रखना, जीवन सक्षम बनाए रखना, वो सुरक्षित संरक्षित रखना, वो क्या कहलाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन कहलाता है। अब देखिए, अब तक हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसका हम लोग समरी करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। इस पुष्पी पात्व में लैंगिक जनन, तो आपको जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि हम जो इस एंजियोस्पर्मी पादपों का अध्ययन कर रहे हैं, उसका मुख्य पादप शरीर जो होता है वो 2n होता है और उसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। स्पोरोफिटिक जनरेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमने पुष्प की संरचना पिछले वीडियो में देखी है। पुष्प में जो लैंगिक अंग है, जननांग है, वो नर जननांग स्टामेन आज हमने पढ़ा है। पुंकेसर, पुंकेसर में परागकोश या एंथर, एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी, जिनको पोलन सैक्स भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जितनी भी सेल है वो सब की सब माइक्रोस्पोर मदर सेल है, 2n है। इसमें होगा मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। मियोसिस के कारण से ये 2n MMC जो है वो एक हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाएगी। 1 से 4 बनेगी, ये 1000 है तो ये 4000 बनेंगे, ये 10,000 है तो ये 40,000 बनेंगे, 4 गुना ज़्यादा बनेंगे। माइक्रोस्पोर n शुरू होते ही ये गैमेटोफाइट शुरू हो गया। गैमेटोफिटिक जनरेशन की फर्स्ट सेल, इसका नाम स्पोरोफाइट क्यों? क्योंकि इसने स्पोर बनाया है। ठीक है, और इस माइक्रोस्पोर से ही मेल गैमेटोफाइट, ये स्वयं भी मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट में 3 कोशिकाएं बनी। कौन कौन सी? एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कौन बनाएगा? किसने बनाया? जनरेटिव सेल ने। ठीक है, तो 3 कोशिका अवस्था यहाँ तक हमने पढ़ा है। ये पोर्शन कल पढ़ेंगे, ये मादा जननांग वाला, यहाँ से लेकर हम लोग फीमेल गैमेटोफाइट तक नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सुरक्षित रहें और सावधानी रखें। इस महामारी के समय में अपना अध्ययन जारी रखें। किसी प्रकार की इसमें कोई समस्या हो आपको कोई समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।